संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड को एक सैन्य संपत्ति के रूप में क्यों चाहता है? खैर, ये बंजर भूमि महाशक्तियों के बीच सबसे छोटे मिसाइल मार्ग पर स्थित है। जो भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है वह गोलार्ध को नियंत्रित करता है। रूसी और चीनी जहाज इस क्षेत्र में मंडरा रहे हैं। जैसा कि व्हाइट हाउस द्वारा रिपोर्ट किया गया है, रूस शीत युद्ध युग के ठिकानों को सक्रिय कर रहा है। परमाणु सक्षम बम वर्षक अमेरिकी रडार का परीक्षण कर रहे हैं और रूसी पनडुब्बियां वैश्विक इंटरनेट को शक्ति देने वाली समुद्र के नीचे की केबलों पर एक किल स्विच तैयार कर रही हैं। खतरा मौन है और यह वास्तविक है। लेकिन पहले इसे डेनमार्क के 20,000 सैनिकों और प्रसिद्ध डॉग स्लेड पेट्रोल से गुजरना होगा। तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय कर्मी और 13,000 विमान हैं, लेकिन समय बीत रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार चीन पहले से ही ध्रुवीय सिल्क रोड का नक्शा बना रहा है ताकि अमेरिकी रक्षा को दरकिनार किया जा सके। हमने 5 कदम और रणनीति का विश्लेषण किया है कि अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा करेगी। चरण 1 में अमेरिका ये 18G ग्रोलर्स और विशेष उपग्रहों का उपयोग करके डिजिटल ब्लाइंड फोल्ड सक्रिय करता है। चरण 2 में नौसेना द्वारा रूस या चीन को हस्तक्षेप से रोकने के लिए नौसैनिक नाकाबंदी है। ये दुश्मन के किसी भी जहाज और पनडुब्बियों के खिलाफ इस अंतर को अवरुद्ध करके करता है। आगे के वीडियो में अमेरिका अचानक ग्रीनलैंड के प्रति क्यों जुनूनी हो गया है। ग्रीनलैंड अब केवल एक जमी हुई बंजर भूमि नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे विवादित सीमा है। उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच सीधे बैठा हुआ यह अमेरिका, रूस और चीन के बीच सबसे छोटा मिसाइल मार्ग है। किसी भी रूसी या चीनी सैन्य अधिग्रहण से अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। 2026 में व्हाइट हाउस के अनुसार इसने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। द्वीप पर रूसी और चीनी जहाजों की भीड़ लग गई थी। लेकिन डर सिर्फ जहाजों के बारे में नहीं है, ये उत्तर में एक पूरी रणनीतिक बदलाव के बारे में है। ओलेनिया गुबा नौसैनिक अड्डे पर भारी सुरक्षा वाले कोला स्ट्राइक हब से रूसी परमाणु सक्षम बम वर्षक सीधे ग्रीनलैंड की ओर उड़ान भरते हैं। ये गणना की गई जांच है जो अमेरिकी रडार की परीक्षा लेने और अमेरिकी बलों को स्थायी रक्षात्मक मुद्रा में रखने के लिए डिजाइन की गई है। बर्फ के पार रूस ने 50 से अधिक सोवियत युग के ठिकानों को पुनः सक्रिय करके एक नया आयरन कर्टन खड़ा कर दिया है। S-400 मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स से लैस ये चौकियां संघर्ष में अमेरिकी सेंसर को अंधा करने के लिए बनाई गई हैं, जिससे ग्रीनलैंड को एक सुरक्षात्मक ढाल से रणनीतिक दायित्व में बदल दिया जाता है। इस बीच चीन लंबी योजना बना रहा है। ग्रीनलैंड के विशाल दुर्लभ पृथ्वी भंडारों पर नजर रखते हुए वैश्विक प्रौद्योगिकी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और ठंडी लहरों के नीचे खतरा मौन है। रूसी जहाज सावधानी पूर्वक द्वीप के समुद्र के नीचे के डेटा केबलों का नक्शा बनाते हैं, एक गुप्त क्षमता तैयार करते हैं जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच के महत्वपूर्ण लिंक को किसी भी समय काट सकती है। चरण दर चरण प्रक्रिया के लिए दोनों देशों के बीच सीधी तुलना की आवश्यकता होती है और वित्तीय असमानता फैली जगह है जहां देखना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य बजट अब $1.5 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। इस बीच आर्कटिक संप्रभुता की रक्षा के लिए 2026 के लिए निर्धारित खर्च में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद डेनमार्क का बजट लगभग $12 बिलियन है। अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय ड्यूटी कर्मियों की सेना है। डेनमार्क की पूरी सेना, जिसमें आर्कटिक में तैनात सैनिक भी शामिल हैं, कुल मिलाकर केवल 20,000 सक्रिय सैनिक हैं। यदि अमेरिका ने अपनी 11वीं एयरबोर्न डिवीजन को ग्रीनलैंड में तैनात किया तो यह पहले से ही द्वीप पर डेनिश युद्ध के लिए तैयार बलों की संख्या से 10 गुना अधिक होगी। आसमान में ये पूरी तरह से बंद है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना 13,000 से अधिक विमानों का संचालन करती है, जिनमें सैकड़ों F-35 और F-22 शामिल हैं। डेनमार्क की वायु रक्षा लगभग 40 F-35 और पुराने F-16 के बेड़े पर निर्भर करती है। समुद्र में अमेरिका 11 परमाणु संचालित विमान वाहक और 70 पनडुब्बियां उड़ाता है। डेनमार्क के पास कोई पनडुब्बी नहीं है और केवल 9 फ्रिगेट्स हैं। आर्कटिक में उनकी नौसैनिक रणनीति एक ट्रिपवायर है, लेकिन अमेरिका एक ज्वार भाटा है और फिर खुद ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की आंतरिक सैन्य शक्ति शून्य है। ग्रीनलैंड की कोई सेना, नौसेना या वायुसेना नहीं है। तो उनकी एकमात्र रक्षा है एलीट सीरियस डॉग स्लेड पेट्रोल। ये 12 लोगों और उनके कुत्तों की एक टीम है जो हजारों मील की बर्फ पर गश्त करती है। अपनी सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद वे एक संप्रभुता गश्त हैं और कोई लड़ाकू बल नहीं है। आइए देखें कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को कैसे सुरक्षित कर सकता है। इसका चरण दर चरण विश्लेषण। पहला कदम, डिजिटल पट्टी। ऑपरेशन की शुरुआत लैंडिंग से नहीं बल्कि पूरी तरह से अलगाव से होती है। ये 18G ग्रोलर्स और विशेष उपग्रहों का उपयोग करके अमेरिका द्वीप पर एक डिजिटल पट्टी डालता है। एक पल में ग्रीनलैंड की बाहरी संचार व्यवस्था जाम हो जाती है, जिससे नूक में कमांड और कोपेनहेगन में सरकार के बीच का संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। बर्फ के ऊपर F-35 और F-22 का एक विशाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल पैसिफिक और अटलांटिक कैरियर्स से उड़ान भरता है। उनका मिशन एक पूर्ण नो फ्लाई जोन लागू करना। पहले घंटे के भीतर आकाश वाशिंगटन का हो जाता है। C-17 परिवहन विमान फिर 11वीं एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स को सीधे कंगलुसुआक और नारसारसुआक के रनवे पर उतारते हैं। यही एकमात्र हवाई अड्डे हैं जो भारी मशीनरी को संभाल सकते हैं।
एक बार जब वे गिर जाते हैं तो पुल का सिरा तैयार हो जाता है। दूसरे चरण में यहाँ नौसैनिक नाकाबंदी है। रूस या चीन को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना GIU के गैप को सील कर देती है। वर्जीनिया क्लास के हमलावर पनडुब्बियां ठंडे उत्तरी अटलांटिक में गहराई तक गोता लगाती हैं, एक अदृश्य सोनार दीवार बनाती है ताकि किसी भी रूसी उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों को तट की ओर बढ़ने से रोका जा सके। दक्षिणी तट से दूर एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन के नर्व सेंटर के रूप में कार्य करता है। इस बीच अर्ले बर्ग क्लास विध्वंसक उभयचर डॉक को राजधानी तक ले जाते हैं। वे होवरक्राफ्ट ले जाने वाले मरीन और विशेष आर्कटिक वाहनों को सीधे नूक के डॉक पर तैनात करते हैं। बिना एक भी गोली चलाए द्वीप के प्रशासनिक केंद्र पर कब्जा कर लेते हैं। तीसरा कदम लॉजिस्टिक्स छलांग। ग्रीनलैंड के शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़कें नहीं हैं, इसलिए सेना को टुंड्रा के पार छलांग लगानी पड़ती है। चूंकि भारी अब्राम्स टैंक नरम परमाफ्रॉस्ट में धंस जाएंगे, अमेरिका M10 बुकर हल्के टैंक और स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन हवाई मार्ग से भेजता है। ये नए रक्षा क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मोबाइल फायर पावर प्रदान करते हैं। इनके पीछे हजारों सीबीज और रक्षा ठेकेदार आते हैं। वे सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने के लिए नहीं हैं, वे निर्माण के लिए हैं। उनका लक्ष्य गोल्डन डोम, एक स्थायी अडिग मिसाइल शील्ड जो पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की रक्षा के लिए डिजाइन की गई है। चरण 4, मौन संपत्तियों को सुरक्षित करना। अंतिम चरण उन संपत्तियों को सुरक्षित करना है जिन्हें आप देख नहीं सकते। विशेष गोताखोर टीमों और पानी के नीचे ड्रोन को समुद्र के नीचे डेटा केबलों के लैंडिंग बिंदुओं पर तैनात किया जाता है। वे 24 घंटे पहरा देते हैं ताकि कोई रूसी अनुसंधान जहाज वैश्विक संचार पर किल स्विच न दबा सके। कुछ ही दिनों में द्वीप पर अमेरिकी उपस्थिति मात्र 150 कर्मियों से बढ़कर 10,000 से अधिक सैनिकों तक पहुंच जाती है। 50 पुनः सक्रिय शीत युद्ध स्थलों में बिखरे हुए वे एक स्थायी अटल अमेरिकी छाप छोड़ते हैं। नक्शा बदल गया है और आर्कटिक आधिकारिक रूप से नए प्रबंधन के अधीन है। चरण 5 की शुरुआत पिटाफिक स्पेस बेस के परिवर्तन से होती है। इसे F-35 स्क्वाड्रनों और उन्नत मिसाइल रक्षा के लिए एक विशाल बहु-डोमेन केंद्र में विकसित किया जाता है। दक्षिण में रणनीति दोहरे उपयोग वाले बंदरगाहों की ओर बदल जाती है। नागरिक गहरे पानी की सुविधाओं का निर्माण करके हम एक लचीला बुनियादी ढांचा बनाते हैं जो तेजी से अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक और पनडुब्बियों की मेजबानी में परिवर्तित हो सकता है। यह अंतराल की पूरी निगरानी सुनिश्चित करता है, जिससे उत्तरी अटलांटिक से गुजरने वाले रूसी जहाजों का सटीक ट्रैकिंग संभव हो पाता है। एक काल्पनिक स्थिति में चीन अमेरिका और नाटो की नजरों से बचकर एक द्वीप का सैन्यीकरण कैसे करेगा? आप एक विध्वंसक से शुरू नहीं करते, आप एक फावड़े से शुरू करते हैं। चीन की रणनीति दोहरे उपयोग की है, लेकिन पहले चीनी सेना के लिए लॉजिस्टिक समस्या पर नजर डालते हैं। चीन का पोलर सिल्क रोड सिर्फ एक व्यापार मार्ग नहीं है, ये उच्च उत्तर के लिए एक चाल है। ग्रीनलैंड तक पहुंचने के लिए बीजिंग के पास 3 विकल्प हैं। पहला रास्ता उत्तरी समुद्री मार्ग। रूसी तट के पास से गुजरते हुए यह संकीर्ण नहर यात्रा से 20 दिन कम कर देता है, लेकिन इसमें एक समस्या है। बेड़े को ले जाने के लिए चीन को साइबेरियाई बर्फ से रास्ता बनाने के लिए रूसी परमाणु आइस ब्रेकरों पर निर्भर रहना होगा। पथ 2, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। कनाडाई द्वीपों की एक खुरदरी भूल भुलैया और अप्रत्याशित बर्फ। ये एक तार्किक दुःस्वप्न और नाटो के लिए एक ट्रिपवायर है। यहाँ कोई भी गतिविधि चीन को सीधे रॉयल कैनेडियन नेवी के निशाने पर ला देती है। पथ 3, ट्रांसपोलर मार्ग, सीधे उत्तरी ध्रुव के पार। यह संभवतः सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन वर्तमान में यह केवल दुनिया के सबसे उन्नत परमाणु जहाजों के लिए आरक्षित है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ये सिर्फ शिपिंग लेन नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन के संभावित गलियारे हैं। यदि वह इन मार्गों में से किसी एक में महारत हासिल कर लेता है तो चीन या रूस अगले दशक या उसके बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। हमने परमाणु त्रयी के समुद्र, वायु और भूमि घटकों में भी गहराई से अध्ययन किया, इसलिए और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी ना छूटे।